ओके। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कॉमनली हम कौन सी ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और उस इंटरेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर किस तरह से आ रहे होते हैं, हम इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेंबर्स तो ऑलरेडी वही हैं जो कि प्रीवियसली मेरे सेशंस वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो है वो हम कर लेते हैं। माई सेल्फ डाइटिशियन हमा शहबाज, आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड द फाउंडर ऑफ अर्बन यूनिकॉर्न पाकिस्तान। अर्बन यूनिकॉर्न पाकिस्तान ये वो प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसके थ्रू आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का जो प्राइमरी रोल है वो यही है कि ये क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। यूके एकेडमी के साथ ये एफिलिएटेड है, जिनके हम कोर्सेज भी करवा रहे हैं, डिप्लोमास वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कोर्सेज, डिफरेंट वर्कशॉप्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते रहते हैं यूजुअली। एंड जो हमारे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मेंबरशिप्स ली हुई होती हैं उनके लिए कुछ हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो कि हम हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप में उनको कवर करवा रहे होते हैं। वो टॉपिक्स कौन से होते हैं? अभी जो मेंबरशिप्स ओपन है नवंबर वाली, तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड देन जो है वो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस पूरे ईयर में कवर करेंगे, हमारे मेंबर्स कवर करेंगे, ये सेशंस जो हैं वो अटेंड कर रहे होंगे। ये कोर्स कंटेंट है उनका। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइक हॉस्पिटल सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये वाले केसेस आते हैं और इनकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। जैसे आपके पास सीकेडी का पेशेंट है, आपके पास जो है वो डायलिसिस का पेशेंट है, इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर हम सिंपली एक एनीमिया की बात कर लें तो हमारे पास एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो इस टाइप के हमारे सेशंस होते हैं जो कि आप कह लें कि प्रैक्टिकल वे में बहुत हेल्पफुल होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वाले जो सेशंस होते हैं ना वो हम करवा रहे होते हैं। और इस हमारे जो अपकमिंग ईयर है इसके जो मेंबर्स होंगे उनके लिए हमारे ये टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर फर्दर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए हो तो वो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंशन है। अर्बन यूनिकॉर्न पाकिस्तान जो है ये इंस्टाग्राम पे भी आपको आईडी जो है वो मिल जाएगी, और इसके अलावा फेसबुक पर भी इसका पेज अवेलेबल है। और ये मेरी पर्सनल आईडी है। ये भी आपको इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी जो है वो मिल जाएगी। लास्ट जो आप लोगों की एक क्यूरी थी जो कि अभी मुझे सेशन से थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस आ रहे थे इनबॉक्स में कि इस सेशन के सर्टिफिकेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा है कि ये सेशन फ्री है, टोटली फ्री है। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी तरह का वो कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस ड्रॉप करते जाएंगे, कोई भी पर्सन अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, चैट बॉक्स में आप मैसेजेस ड्रॉप करेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उनके जो है वो आपको आंसर्स कर रही होंगी, या अगर आपका क्वेश्चन जो है वो उसी टॉपिक लाइक उस टाइम पे डिस्कस होने वाला हुआ तो मैं उसी टाइम पे भी उसका आंसर कर दूंगी।
रही बात सर्टिफिकेट्स की, सॉरी, रही बात सर्टिफिकेट्स की, तो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इस वर्कशॉप के बाद एक क्विज होगा। जो वो क्विज अटेम्प्ट करेगा, वो क्विज जो है ज्वाइन करेगा, उसे परफॉर्म करेगा, और उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है। अटेंडेंस आपके मैं यहाँ से भी ले लूँगी, और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल नहीं होगी, इसकी पीपीटीज भी मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी। जस्ट आप जो है वो ये सेशन अभी पीपीटीज वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग और इसकी पीपीटीज अवेलेबल नहीं होंगी बाद में। ये हमारे जो मेंबर्स होते हैं ना, जस्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ये जिन्होंने हमारे ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन किए हुए होते हैं, ये जस्ट उनके लिए होते हैं। ठीक है। तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जो हम ड्रग्स का इंटेक कर रहे होते हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी में सर्टेन न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एज द रिजल्ट हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है। अभी तक हमें जो है वो जस्ट दो ही चीज़ों के बारे में पता था, कि हमारे जो है वो या तो ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी होती है, ओवर नरिशमेंट होती है, या अंडर नरिशमेंट होती है। अंडर न्यूट्रिशन या अंडर वेट वाला जो सीन है यही होता है। लेकिन देर इज एन अदर कैटेगरी ऑफ द मैल न्यूट्रिशन, जिसे कि हम हिडन हंगर बोलते हैं। वो हिडन हंगर क्या है? वो हिडन हंगर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। ठीक है। हम अपनी डाइट में मैक्रोस वगैरह तो ले रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि या तो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक जो है वो इनएडिक्वेट होता है। अगर हम इनटेक कर रहे हों तो साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसीज डेवलप होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हर पर्सन को कोई ना कोई डिजीज जरूर होती है। किसी को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, ये वो कंडीशंस हैं जो कि किसी ना किसी पर्सन को, हर फैमिली में किसी ना किसी को ज़रूर होती है, और इसकी मेडिसिन साइड बाय साइड चल रही होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्सेटिव्स जा रहे होते हैं। हाइपरटेंशन है, अगर कोई ओबेस है तो उसके लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं पेशेंट्स। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं कि एक डिजीज जिसकी मेडिसिन यूज की जा रही होती है, वो ठीक तो नहीं होती, रिवर्स तो नहीं होती, लेकिन उसके उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पर फर्दर और इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट होने लग जाते हैं। जैसे हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। वो पेशेंट, पहले क्या होता है, पहली चीज तो ये होती है कि हमारे जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो रेगुलरली अपनी मेडिसिन ही नहीं ले रहे होते। ठीक है। वो कहते हैं कि जब हमारा बीपी हाई होता है सिर्फ हम तब लेते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई बीपी की जो मेडिसिन है ये आपके थ्रू आउट द लाइफ चलती है। अगर आपको एक दफ़ा हाइपरटेंशन का इशू स्टार्ट हो गया, अनटिल एंड अनलेस कि आप साथ में अपनी डाइटरी जो हैबिट्स हैं या आपकी जो डाइटरी चॉइसेस हैं आप उनको जो है वो अच्छा करते हैं, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी जो एक टैबलेट है ये बीपी वाली, ये किसी स्टेज पर जाके छूट सकती है, आप इसके बगैर रह सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप डाइट भी लाइक परहेजी खाना, या लाइक सॉल्ट की क्वांटिटी कम नहीं करते, फैट्स अच्छे चूज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते, और उसके साथ मेडिसिन भी नहीं ले रहे, तो आप में हैमरेज डेवलप होने के चांसेस, हार्ट अटैक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। फर्स्टली ये रीज़न होती है कि इसकी वजह से भी, हाइपरटेंशन की वजह से आगे ब्रेन अटैक, स्ट्रोक वगैरह डेवलप होता है। सेकंड ये होता है कि अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन से अगर आप कॉन्टिन्यूसली वो लेते भी रहते हैं, तो उस मेडिसिन के रिजल्ट से या साइड इफेक्ट में आपके किडनीज डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है। किडनीज डैमेज होने लग जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो आपकी मेडिसिन, एक पहले आप बीपी के लिए ले रहे होते हैं ना, वो मेडिसिन फिर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो काफ़ी नहीं होती, फिर आपको मेडिसिन स्विच करना होती है, चेंज करना होती है। ठीक है। क्योंकि अब आपका किडनी भी अफेक्ट हो गया, और हमारे किडनी से ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है। किडनी के मल्टीपल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और उसमें एक फंक्शन ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है। वाया वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन साइकिल चलता है, रास साइकिल जिसे हम बोलते हैं। उसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है, मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है। तो फिर किडनी डैमेज होता है, किडनी डैमेज होने से फिर जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू आता है, हाइपरटेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। किडनीज जब अफेक्ट होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लिवर डैमेज होने लग जाता है। तो
एक मेडिसिन जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तो फर्दर ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। अगर हम इन तमाम साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपरली ड्रग इंटरेक्शंस का पता हो कि हमने इसके साथ ये फूड लेना है या नहीं लेना, ठीक है। हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक इंटरेक्शन वो होता है लाइक अगर आपकी एक ड्रग है और उसका जो है वो सर्टेन न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्शन है, तो ये इंटरेक्शन दो तरह के होते हैं। वो उस वो न्यूट्रिएंट उस ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकता है, उसके इंटेंडेड इफेक्ट को बढ़ा भी सकता है, जो एक हमारा गोल है उससे ज्यादा भी कर सकता है और उससे कम भी कर सकता है, ठीक है। मतलब जो एक हमारा टारगेटेड अमाउंट थी, लेट सपोज आपने जो है वो 5 मिलीग्राम टैबलेट ली, कोई भी, ठीक है, डोमपेरिडोम ले ली, ठीक है, जो कि हमारी एक एंटी एमेटिक ड्रग है। तो अब वो जो 5 mg की आपने ली है ना, वो 5 mg पूरी ही आपके टिश्यूज तक नहीं जाती, ठीक है। उसमें से ड्यूरिंग द डाइजेस्ट वर्किंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, वहां पर भी कुछ लॉसेस होते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ लॉसेस होते हैं, और देन एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं एल्ब्यूमिन वगैरह कुछ उनके साथ बाइंड कर जाती है, कुछ फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है टू प्रोवाइड द एक्शन, ठीक है। तो अब वो जो आपके सेल्स तक टिश्यूज तक पहुंची है, कितनी क्वांटिटी पहुंचेगी, ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपकी ड्रग्स डिजाइन होती हैं कि अगर वो 5 10 mg की है आपकी मेडिसिन, तो वो इन तमाम प्रोसेसेस से, इन तमाम जो है वो रास्तों से गुजरने के बाद जितनी क्वांटिटी में पहुंचेगी, ये आपकी ड्रग की डोजेज उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। लेकिन हमारी डाइटरी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को या तो इंक्रीज करवा देते हैं या डिक्रीज करवा देते हैं। डिक्रीज करवाएंगे तो जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इंक्रीज करवा देंगे तो एक्सेसिव अमाउंट होने की वजह से टॉक्सिसिटी आप कह लें कि ये जनरेट हो सकती है, ठीक है। हमारे लिवर के एंजाइम डैमेज हो सकते हैं, ये कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपके जितने भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, ड्रग्स होती हैं, इनके बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, और लिवर में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम वर्किंग कर रहा होता है, साइटोक्रोम P450। इसके अलावा लिवर के सेल्स जो होते हैं वहाँ पर सर्टेन एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, और वहाँ पर लिवर में हमारे कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो स्टोर भी हो रहे होते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, रिलीज भी हो रहे होते हैं, स्टोर भी हो रहे होते हैं। तो जब आप मेडिसिन का इंटेक करते हैं, इन मेडिसिन की क्वांटिटी अफेक्ट करती है आपके लिवर के एंजाइम्स को, तो उसकी वजह से आपके विटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी। अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, लेट सपोज आपके जो फैट सोलेबल विटामिन्स हैं, अगर उनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने लग जाएगी, क्योंकि फैट सोलेबल विटामिन्स जहाँ जहाँ आपकी फैट है वहां पर वो स्टोर होते हैं, क्योंकि वो फैट सोलेबल होते हैं ना, ये बॉडी से एज सच एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते। तो इस तरह से ये इंटरेक्शंस चल रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट ये था कि हमारे इंटरेक्शंस दो तरह के होते हैं, जो कि आपके ड्रग की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसका जो इंटेंडेड इफेक्ट है, या तो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा या जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हम जो कॉमनली ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी कौन सी मेडिसिन यूज हो रही होती है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अभी सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और किसी को जो है वो फ्लू होगा, बुखार होगा, और गला खराब होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स के बगैर जो है वो हमारा फीवर भी ठीक नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसी तरह से हमारे कुछ एनाल्जेसिक्स होती हैं, एनसेड्स होती हैं, जो कि हम पेन्स वगैरह के लिए ले रहे होते हैं, पेन रिलीफिंग इफेक्ट के लिए ले रहे होते हैं। तो ये वाली जो मेडिसिन होती हैं, या इसके अलावा और भी मेडिसिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ऑर्ली स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ द वेट लॉस। इसके अलावा हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, या फिर जो है वो डायूरेटिक्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं, ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारी लाइफ में जिनकी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। किस वजह से इंक्रीज हो गई है? हमारी डाइटरी चॉइसेस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है,
डाइटरी चॉइसेस में वी ऑलवेज प्रेफर द फास्ट फूड, पिज्ज़ाज, बर्गर, शवारमा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और हम कभी भी घर की दाल रोटी को प्रेफर नहीं करते, जो हमारे फास्ट फूड्स हैं उन पर। और हमारी कोशिश होती है कि हम यूजुअली उन्हीं का इंटेक करें। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन की कंजम्पशन जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और अब हम इनके जो है वो इंटरेक्शंस कौन से होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, हमारी जो क्लास ऑफ ड्रग है कॉमनली यूज होती है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेसिकली जितने भी आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो डिजीजेस होती हैं, जैसे अगर निमोनिया हो गया है, अभी अपकमिंग जो हमारा सीजन है इसमें निमोनिया के बहुत केसेस आएंगे, ठीक है। निमोनिया अगर आपको किसी बैक्टीरिया की वजह से हो गया है या कोई और बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसमें जो है वो हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह। तो ये वाली कुछ जो मेडिसिन होती हैं, या हमारी ये वाली जो क्लास ऑफ ड्रग है एंटीबायोटिक्स, बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड कैफीन, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये एंटीबायोटिक्स की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से डिक्रीज करते हैं? इनमें से कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि ये उनके साथ इंटरेक्ट करके अ, आप ये कह लें कि कुछ क्रिस्टल्स बना लेते हैं, ठीक है। चिलेशन कर लेते हैं और वहां पर क्रिस्टल्स बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये होती है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब भी आपको मेडिसिन देते हैं वो साथ में कहते हैं दवाई दूध के साथ खानी है। माएँ भी बहुत कहती हैं दवाई दूध के साथ खानी है। अब अगर आप एंटीबायोटिक दूध के साथ लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है वो इसका इंटरेक्शन होगा जिसके रिजल्ट में कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम के साथ जब आप एंटीबायोटिक के साथ कैल्शियम का इंटेक करेंगे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जो कि आपकी टीथ में येलो कलर के क्लस्टर्स की फॉर्म में वहां पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो जो येलो कलरिंग हो जाती है टीथ की है वहां पर ये कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। उसके रीजन ये नहीं होती कि आपने ब्रश नहीं किया, बेसिकली वो कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। फिर आप ब्रशिंग करें या ना करें उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेसिकली मिनरल, ये चिलेशन कर लेते हैं विद सम एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन है। तो इनके साथ जो है ना मिलकर कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जब ये इनके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो इन एंटीबायोटिक जब इसके साथ बाइंड कर गई है ना, जिसकी जो बाइंड हो जाती है वो फिर अवेलेबल नहीं रहती अपना रोल परफॉर्म करने के लिए। जो अनबाउंड फॉर्म में होती है जस्ट वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। टारगेटेड रोल जस्ट अनबाउंड फॉर्म में ही परफॉर्म होगा, जिसकी वजह से इस चिलेशन की वजह से एंटीबायोटिक का जो अफेक्ट है या एंटीबायोटिक का जो रिजल्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नहीं, एंटीबायोटिक का मिल्क के साथ इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम जो है अ, वो इंटरेक्शन होता है उसका एंटीबायोटिक्स के साथ, जिसके रिजल्ट में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और एंटीबायोटिक जो है वो आपकी मेडिसिन जो है वो लेस अवेलेबल होगी टू परफॉर्म द इंटेंडेड इफेक्ट, जिसकी वजह से इफेक्ट कम आएगा बॉडी में, ठीक है। ओके, इसी इस तरह से अगर हम कैफीन को देखें, बेसिकली कैफीन जो है ये गैस्ट्रिक पीएच और मोटिलिटी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसके अलावा जब एक और चीज़ यहाँ पर ये कि देखें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड कैफीन, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये भी देखें कि ये एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करें, सो इट्स मीन कि हमारे फूड में ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको फूड के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के गैप से लेनी चाहिए। या पहले ले लें या बाद में ले लें, क्यों? क्योंकि बेसिकली एब्जॉर्प्शन साइड दोनों की एक होती है, जहां से इन्होंने एब्जॉर्ब होना है वहीं से इसने भी एब्जॉर्ब होना है आपके ड्रग में। तो इसलिए फिर ये compete करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन साइड, और आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ड्रग जो है वो कम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एक तो इनको मिल्क के साथ कंज्यूम नहीं करना, मिल्क में कैल्शियम की ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और हम जब चाय ले रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कैफीन भी होती है और वो कैल्शियम भी होता है, ठीक है। रोटी जो हम खा रहे होते हैं उसमें आयरन भी होता है और कुछ क्वांटिटी जिंक की भी होती है। नट्स वगैरह में मैग्नीशियम होता है और उसमें जिंक भी होता है। तो इट्स मीन कि हमें
फूड से लेने से पहले या 1 to 2 आवर्स के गैप से आपको ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है। अगर आप विद फूड लेंगे तो आपको जो है वो फिर इसका इफेक्ट कम आएगा। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इसको एम्प्टी स्टमक या इतने आवर्स के गैप से उसको नहीं टॉलरेट कर पाते। तो उससे क्या उनके लिए फिर यही सजेशन है कि वो इसको विद फूड ले लें। उससे जस्ट ये होगा कि उनमें इफेक्ट कम आएगा ड्रग का। ठीक है। तो वो फिर इसको ले लें अगर लेना चाहते हैं विद फूड। नेक्स्ट हमारी जो क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट बेसिकली कन्वलियंस या फिट्स वगैरह इन सब के लिए जो मेडिसिन दी जा रही होती हैं, ये वो क्लास ऑफ ड्रग है। और इनका क्या बॉडी में रोल होता है, ये बेसिकली जो एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, फोलेट, विटामिन डी और विटामिन के, इनके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवा देती हैं। जब इनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होगी। सो वी कैन से दैट कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं वो फोलेट, विटामिन डी और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है इनके इंटेक की वजह से। सो वी हैव टू कंसिडर द इंटेक ऑफ दीज विटामिन इन अवर डाइट व्हाइल कंज्यूमिंग द एंटी कन्वल्सेंट्स। ठीक है। अब ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपके जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं जो कि इन वाइटामिन्स को मेटाबोलाइज करवाएंगे, बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट्स उन एंजाइम के साथ जाके इंटरेक्ट करती हैं और उन एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन वाइटामिन्स की जो ब्रेक डाउन है वो इंक्रीज हो जाती है और इनका लेवल बॉडी में कम हो जाता है। एंटी कन्वल्सेंट बेसिकली इसका क्या रिपीट करूं एंटी कन्वल्सेंट का, शेयर बानो, कि ये होती क्या है मेडिसिन? क्या पूछना चाह रही हैं आप? एंटी कन्वल्सेंट्स होते किस लिए हैं, या ये किस तरह से जो है वो लिवर को अफेक्ट करती हैं? अच्छा। ये मेडिसिन वो होती हैं जो कि फिट्स वगैरह, सीजर अटैक, एपिलेप्सी में वो सीजर्स और फिट्स वगैरह आते हैं ना, तो झटके लगना। ठीक है। कन्वर्जेंस वगैरह यही होते हैं, झटके लगना। तो ये जैसे एपिलेप्सी है उसमें ये कंडीशन होती है। इसके अलावा हमारी और भी कंडीशंस होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स हैं वो भी आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा हमारी वो एमपीएस के पेशेंट्स होते हैं, उनको लेट स्टेज में क्या होता है, सीजर अटैक आ रहे होते हैं, फिट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें फिट्स आ रहे हैं ये सीजर्स आ रहे हैं, उसमें पेशेंट को जो एंजाइटी की वजह से ये अटैक्स आते हैं, जिसमें फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दी जाती है। ठीक है। झटके या अ, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, इसकी प्रिवेंशन के लिए या इसकी मैनेजमेंट के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। ये क्लास ऑफ ड्रग है बेसिकली। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। इसमें आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी आती हैं। इसमें जो है वो फेनाट्रिन भी आती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए मेडिसिन ये दी जाती हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन के लिए ये दी जाती है। माइग्रेन्स वगैरह, स्वेयर माइग्रेन अटैक्स जिनको होते हैं उनको ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपकी बॉडी में इन विटामिन्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देती हैं। तो आपका अगर पेशेंट एंटी कन्वल्सेंट ड्रग थेरेपी पे है तो आपने उसको इन विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक जो है वो इंक्रीज करवाना है। ठीक है। फोलेट, विटामिन डी और विटामिन के, बेसिकली विटामिन डी और विटामिन के आपके फैट सोलुबल विटामिन है, तो इनकी टॉक्सिसिटी जरा जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो फिर आपने ना इनके लेवल्स चेक करने होते हैं बाय द सीरम टेस्ट, ब्लड टेस्ट करके आप इनके जो लेवल्स हैं ब्लड में वो चेक कर सकते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको इनकी डाइट में ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे फूड सोर्सेज दें जो कि रिच सोर्स है फोलेट का, विटामिन डी का, विटामिन के का। जैसे अगर पर्सन एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी पे है, आप उसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल ज़्यादा दें, फोलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें, विटामिन डी भी की भी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है, विटामिन के की क्वांटिटी भी होती है उसमें ज़्यादा। इसके अलावा सीड्स और नट्स वगैरह आप दे सकते हैं, जिससे ये साइड इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। नियो प्लेजिया क्या होता है? बेसिकली कैंसर के लिए ये टर्म यूज होती है, ठीक है। हमारे पास एक टर्म होती है हाइपरप्लेजिया, जिसमें सेल का जो नंबर है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा होता है। और नियोप्लेजिया क्या है? नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कैंसर सेल्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स जो हैं, ये कैंसर पेशेंट्स को जो दी जा रही होती है, ठीक है। अब ये जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, ये इनकी वजह से B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। B12 और फोलेट की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन, इसमें ये पॉइंट नहीं है हंसा कि आपने इस फूड के साथ नहीं लेनी। इसमें पॉइंट ये है कि एंटी कन्वल्सेंट की वजह से अम, इन वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन, सॉरी, इन वाइटामिन्स की बॉडी से रिलीज बढ़ जाती है। तो आपने इस मेडिसिन को यूज करते हुए इन वाइटामिन्स का इंटेक इंक्रीज करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है एंटी कन्वल्सेंट, ये बॉडी में फोलेट, विटामिन डी और विटामिन के की डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है। सो यू हैव टू कंज्यूम द फूड सोर्सेज दैट आर रिच इन फोलेट, विटामिन डी एंड विटामिन के। बात फॉलो करिए। ओके, फोलेट में कौन से फूड आते हैं? आपके ग्रीन लिफी वेजिटेबल आर द रिच सोर्स ऑफ B9। और इसके अलावा आपके ये जितने भी सीड्स, नट्स होते हैं, इनमें भी कुछ कंटेंट मौजूद होता है। और आपके कुछ फ्रूट्स में भी फोलेट की अच्छी क्वांटिटी होती है। आपके ये जो ब्राउन कलर के बेसिकली ये दाल होती है ना, ब्राउन लेंटिल्स, मसर, इनमें भी कुछ क्वांटिटी होती है इसकी। तो फोलेट में आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ना, वो अच्छा सोर्स होती है इसका। इसके अलावा फोलेट के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। फोलेट फोर्टिफाइड फूड आइटम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स की बात कर रहे थे। बेसिकली ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स को दी जाती हैं। और इनका क्या रोल होता है कि ये बॉडी में रोल नहीं, साइड इफेक्ट इनका ये आता है कि ये B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होती है इनकी वजह से। बेसिकली ये जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, ये एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। ये म्यूकोजल डैमेज करवाती हैं। म्यूकोजल डैमेज का क्या मतलब है? आपके इंटेस्टाइन, आपका जो गट है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, स्टमक जिसमें आ जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह आ जाती हैं। बेसिकली उनकी जो इनर लेयर है, ये उनको डैमेज करवाती हैं। जिसकी वजह से जब आपकी इनर लेयर डैमेज हो जाएगी, वहीं से एब्जॉर्प्शन होनी होती है न्यूट्रिएंट्स की। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स की वजह से वो इनर लेयर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन फिर डिक्रीज हो जाती है, और ये बॉडी से ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जिसमें आपकी इंटेस्टाइन की जो स्टमक या इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, उसमें इशू होने की वजह से अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो उसे हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो मेडिसिन होती हैं, ये आपके गट माइक्रोबायोटा को भी अफेक्ट करती हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स एक सेकेंड। ओके, सो ये एंटी कैंसरस ड्रग्स जो होती हैं, अ, ये गट में जो हमारा बेनिफिशियल माइक्रोबायोटा होता है
बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। बेसिकली ये उनको भी डैमेज करती हैं, उनका इनका भी जो आप ये कह लें कि बॉडी में उनको भी अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वाइटामिन्स और फोलेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, B12 विटामिन और फोलेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। और न्यू जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो भी सिंथेसाइज नहीं हो पाता, और जब नया नहीं गट माइक्रोबायोटा बनेगा तो बेसिकली उस गट माइक्रोबायोटा का यही रोल है कि उसने इनकी एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमाइज करवानी है। तो वो जो मौजूद है उसको डैमेज करेंगी, और नया वाला बन नहीं रहा होगा, तो इनकी जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। ठीक है। देन लेक्सेटिव्स हैं। लेक्सेटिव्स ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ली जाती हैं लेक्सेटिव ड्रग्स। इसमें बहुत सारे ड्रग्स मौजूद हैं मार्केट में जो कॉन्स्टिपेशन या हेमोराइड्स वगैरह जिनको, या हार्ड स्टूल जिनको पास होता है, उनके लिए ये ली जाती हैं। बेसिकली लेक्सेटिव्स क्या काम करती हैं, फर्स्ट वन ये कि ये इंक्रीज कर देती हैं ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम इंक्रीज करने का क्या पर्पस, क्या मतलब है, बेसिकली लेक्सेटिव्स जो हैं ये आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो इंटेस्टाइन से जल्दी एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। एक्सक्रीशन या फीकल मटेरियल बॉडी से कब रिमूव होता है, जब आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलस मिलता है और वो मूव करवा देती है आपके फीकल मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी। तो लेक्सेटिव्स क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपका ये जो सिग्नल, या आप ये कह लें कि आपके इंटेस्टाइन को ना ये स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता, स्टिमुलेशन उनकी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से स्टूल मूव नहीं हो रहा होता, स्टूल वहीं पर पड़ा रहता है। वहां पर पड़े रहने की वजह से स्टूल में से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब स्टूल में से वाटर निकल कर इंटेस्टाइन के सेल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है। फिर इस तरह के स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए लेक्सेटिव्स यूज की जाती हैं। लेक्सेटिव्स क्या करती हैं, जैसे आप फूड इनटेक करेंगे तो वो थोड़े ही टाइम में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्या होता है कि प्रॉपरली फूड की डाइजेशन नहीं हुई होती, एब्जॉर्प्शन नहीं हुई भी होती, फूड अगर वहां पर स्टे करेगा 45 मिनट्स के लिए, 30 to 45 मिनट्स के लिए आपका फूड इंटेस्टाइन में, स्टमक में स्टे करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में आता है। तो इतना टाइम क्यों लगता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सके। तो लेक्सेटिव्स फौरन से स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो एक्सक्रीट करवा देते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता, और वो ऐसे ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर अगर कोई पर्सन लेक्सेटिव्स का इंटेक कर रहा होता है ना, तो उसकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी डेवलप होती है, जैसे कि फैट सोलेबल वाइटामिन हैं, वाटर सोलेबल वाइटामिन हैं, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की डेफिशिएंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग इसे लिंक से लीजिए।